बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। ये पाकिस्तान दर्शकों बाज नहीं आता है, कितना ही कुछ कर लो पाकिस्तान कभी ठीक नहीं होगा। उसका इलाज सिर्फ एक है दर्शकों, उसका इलाज है भारतीय सेना ब्रह्मोस, जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा। क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान फिर से तैयारी में लग गया है। चीन और तुर्की के साथ मिलकर यह साजिश कर रहा है दर्शकों। आज आपको बताऊंगा पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है, क्योंकि भारत ने तय कर लिया है पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। देखिए जरा। लेकिन दर्शकों, आज मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान कर क्या रहा है। मैंने आज आपके लिए AI फिल्म बनाई है दर्शकों। इसमें आपको समझ आएगा पाकिस्तानी एयरबेस पर चीन और तुर्की के कार्गोज उतरे हैं, और खबर तो यह भी है कि वहां पर हथियार और ड्रोन भी लाए जा सकते हैं। दिखाइए जरा, इसे रिप्ले करके हमारे दर्शकों को दिखाइए। अब दर्शकों, जो मैंने आपको AI तस्वीर दिखाई, उसके पीछे की असल वजह क्या है वो आपके सामने है। ये चीनी सैन्य परिवहन विमान है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये नूर खान और मसरूर एयरबेस है। दोनों की तस्वीर हमारे दर्शकों को बताइए। मैप के जरिए और ये रडार के जरिए पता लगा है दर्शकों कि यहां पर कुछ ना कुछ चल रहा है। आखिर इसके पीछे कौन है, क्या तैयारी चल रही है दर्शकों, आइए मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आपको बताएं, पाकिस्तान ने नोटम जारी कर दिया। पहले तो यह जान लें कि भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तान ने पहले अपना एयर स्पेस बंद किया था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है, और इसका बढ़ना संकेत देता है कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ पक रहा है दर्शकों, और इसे हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि इन आतंकवादी जो पाकिस्तान में पलते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए। दावा यह है दर्शकों कि चीन पहले से मदद करता रहा है पाकिस्तान की, और यह जग जाहिर है। आगे आपको बताऊंगा। तुर्की भी आपको पता होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ड्रोन पाकिस्तान भेज रहा था, जिसे हम नेस्ते नाबूद कर रहे थे, वो तुर्की से भी आए थे। और दर्शकों, पाकिस्तानी सेना लगातार युद्ध अभ्यास कर रही है। हालांकि उनको तो अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि बलूचिस्तान में BLA उन्हें जबरदस्त पीट रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों, इसके पीछे की वजह क्या है। वजह है दर्शकों ये तस्वीर। ये भारत ने जो बताया है कि कश्मीर हमारा है, अब तो अमेरिका भी भारत के हाँ में हाँ मिला रहा है, और इसी वजह से ये मुल्ला मुनीर और ये शहबाज बौखला गया है, बिलबिला गया है। सर्जियो गोर की एक यात्रा दर्शकों कश्मीर की, उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं। इस दौरान उन्होंने क्या कहा था, ये जरा आप सुनिए। It's an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. This is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time.
It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. This is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान बौखला कई कारणों से रहा है। उनमें से एक कारण यह भी है, ये इस्लामाबाद वाले भिखारी सोच रहे थे कि भारतीय उच्चायोग के सामने पार्किंग और बैरिकेड हटाकर दुनिया भर में तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन भारत ने जवाब दिया है। ये पाकिस्तान उच्चायोग की तस्वीर आप देख रहे हैं, हाई कमीशन के बाहर की तस्वीर, और वहां पर बुलडोजर पहुंच गया है और बुलडोजर ने क्या हालात कर दिए, दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। पूरा मैं आपको परिसर है दर्शकों, उसके बाहर की तस्वीर दिखा रहा हूं। ये पाक उच्चायोग के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक छोटी सी दुकान थी, शॉप थी। लेकिन दर्शकों दिमाग में सवाल ये आते हैं कि पाकिस्तान सीधा क्यों नहीं होता है। मैं आपको बताता हूं दर्शकों, खबर यह है कि पाकिस्तान क्या युद्ध की तैयारी कर रहा है। ऐसा क्यों लगता है, ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं, इसके पीछे की कुछ वजह है दर्शकों, आशंकाएं। पहला तो दर्शकों मिलिट्री विमान उतारे हैं, खबर यह है कि चाइना और तुर्की के विमान हैं और इनसे हथियार पाकिस्तान ने मंगवाए हैं। ये क्यों मंगवाए हैं, पाकिस्तान क्या चाहता है, देखना जरूरी है, क्योंकि पाक एयरबेस जहां पर ये विमान उतरे हैं और पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है वो भारत के लिए बंद कर दिया है, उसको आगे बढ़ा दिया है। और पीओके में जो हलचल बढ़ी है, क्या उसकी वजह से ये मुल्ला मुनीर और शहबाज बौखला गए, क्योंकि 10,000 आतंकी भेजने की भी खबरें। अब दर्शकों ये तमाम जो मैंने आपको वजह बताई, ये सिर्फ और सिर्फ वजह नहीं है, ये सबूत है पाकिस्तान का, उसकी बौखलाहट का, क्योंकि पाकिस्तान को भारत की तरक्की अच्छी नहीं लगती। और जब जब कश्मीर की बात आती है कि भारत का वो अभिन्न हिस्सा है, तो ये ऊपर से नीचे तक परेशान हो जाते हैं, इन्हें मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है। देखिए रिपोर्ट। चालबाज चीन, तानाशाह तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। उस हिस्से के लिए जिसे अमेरिका ने डंके की चोट पर बता दिया, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। This is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. पाकिस्तान की छटपटाहट का नतीजा ये कि जिस नूर खान एयरबेस को ब्रह्मोस से भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया था, उसी एयरबेस पर चीन और तुर्की के सैन्य ट्रांसपोर्ट विमानों की आवाजाही हुई है। दावा है कि पाकिस्तान हथियार जुटा रहा है, पाक युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिसके जवाब में भारत पूरी तरह से अलर्ट पर है। जंग का खतरा इसलिए और बढ़ गया क्योंकि पाकिस्तान ने नोटम जारी किया, इंडियन विमानों के लिए एयर स्पेस फिर से बंद कर दिया और 23 सितंबर तक पाकिस्तान का एयर स्पेस हाई अलर्ट पर रहने वाला है। लेकिन दर्शकों आज मैं आपको बताता हूं, देखिए एक कहावत है कि भरोसा दुश्मन पर कर लेना, लेकिन पाकिस्तान पर मत करना। और पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन नंबर 1 है, लेकिन ये सिर्फ दुश्मन नहीं है दर्शकों, ये वो देश है जो हमेशा धोखा देता है, इसलिए ये धोखेबाज पाकिस्तान है। पाकिस्तान किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है दर्शकों, ऐसा लगता है। दावा यह है कि पाकिस्तान ने 60 घंटों तक एक ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पाकिस्तान एयरबेस पर चीन, तुर्की के कई विमान उतरे। जानकारी तो यह भी है कि चीनी सैन्य विमान पाक के रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस और कराची के मसरूर एयरबेस पर उतरे। इसी दौरान तुर्की के सैन्य परिवहन विमानों की गतिविधियां भी वहां पर देखी गई। अब दावा यह किया जा रहा है दर्शकों की भारी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमानों ने करीब 60 घंटे तक पाकिस्तानी एयरबेस, जो नूर खान एयरबेस है और मसरूर एयरबेस, उसके कई चक्कर लगाए। हालांकि विमानों में हथियार उपकरण थे या कुछ और, यह अब तक साफ नहीं है, लेकिन विमानों में क्या सामान लाया गया, इसकी पुष्टि भी अभी तक नहीं हुई है। अब माना यह जा रहा है कि ड्रोन और दूसरे रक्षा उपकरण इसमें हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान चीन, तुर्की के साथ सीक्रेट प्लान तैयार कर रहा है। वैसे भी पाकिस्तान लंबे समय से सैन्य हथियार के लिए चाइना पर निर्भर है। दोनों देशों के बीच लगभग
लड़ाकू विमान और ड्रोन समेत कई क्षेत्रों में सहयोग है। पिछले साल आपको याद होगा दर्शकों, भारत पाकिस्तान में जब सैन्य टकराव हुआ उसके बाद यह खुलासा हुआ था और चीन ने तो खुलेआम माना था कि चीनी एयरफोर्स ने पाक को तकनीकी मदद दी। वहीं पाकिस्तान और तुर्की के रक्षा संबंध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको बता रहा हूं मैं, ड्रोन, नेवी से जुड़े सिस्टम और तकनीक में दोनों देश सहयोग कर रहे हैं। और इसी साल मई में पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख ने तुर्की में रक्षा और ड्रोन के साथ टेक्नोलॉजी और नई सैन्य तकनीक को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी की थी। अब दोनों देश लड़ाकू विमान डेवलपमेंट में भी काफी करीब आ रहे हैं। करीब 200 पाकिस्तानी इंजीनियर लड़ाकू विमान कार्यक्रम में शामिल हैं। ऐसे में पाकिस्तान में 60 घंटों तक चले ऑपरेशन से भारत तो अलर्ट पर है दर्शकों। वो इसलिए अलर्ट पर है, मैं फिर कह रहा हूं, ये धोखेबाज है, ये चालबाज है, इनका भरोसा नहीं किया जा सकता दर्शकों। इसी को लेकर हमने डिफेंस एक्सपर्ट से सवाल किया, वो क्या कहते हैं सुनिए। जिस तरीके से टर्की और चाइना के साथ उनके रिलेशन फिजिकली बढ़ रहे हैं, फिजिकली से मेरा मतलब है कि जिस तरीके से जहाज़ों का आना जाना बढ़ा है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ही है। सो अगर मिलिट्री एयरक्राफ्ट आ जा रहे हैं तो इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न इन द सेंस कि कहीं ना कहीं दिखता है कि पाकिस्तान कुछ तो कर रहा है। क्योंकि अगर चाइना के मिलिट्री एयरक्राफ्ट आएंगे तो वो क्या लेकर आएंगे? ऑब्वियस बात है, वो गन्स लेकर आएंगे, जिन गन्स का वो इंतज़ार कर रहा था। अगर टर्की से कोई जहाज आएगा तो क्या लाएगा? कोई हेलीकॉप्टर तो लाएगा नहीं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ड्रोन आ रहे हैं। जो मेरा नतीजा कहता है, पाकिस्तान इज़ डेफिनेटली प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग, और वो समथिंग बिग उनके लिए और ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उनकी अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। सो एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, इंडिया को ये बात का बहुत बड़ा कॉग्निजेंस लेना चाहिए, बहुत बड़ी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन दर्शकों, ये पाकिस्तान कई बार इसको भूलने की आदत है। ये सरेंडर कर चुका है, ये मार खा चुका है, ये पिट चुका है, ये भूल जाता है। लेकिन आज ये जो पाकिस्तानी भूल गए हैं, उन्हें भारतीय सेना की तैयारी दिखा देता हूं। दिखाइए जरा फुल फ्रेम, एमएन सुनाइए इसका। लेकिन दर्शकों, सवाल यह है कि यह पाकिस्तान बाज नहीं आता है। अब देखिए आप जरा, सर्जियो गोर पहुंचे हैं कश्मीर और उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो ये पाकिस्तान वाले परेशान हो गए, मिर्ची लग गई दर्शकों ने। और देखिए क्या कह रहे हैं, ये दिखाइए जरा। सर्जियो गोर के स्टेटमेंट को लेकर पाकिस्तान क्या कहता है, ये आपके सामने है। और पाकिस्तान इसलिए परेशान हुआ है दर्शकों, ये एक वजह नहीं है, एक और वजह आपको बताता हूं, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। लेकिन पहले ये देखिए, इसके जले पर हमने नमक भी छिड़का और मिर्ची भी छिड़की। पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर जो पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में हरकत की, उसका जवाब दिया गया है दर्शकों। और ऐसा बुलडोजर चला है, दिखाइए जरा पूरी तस्वीर दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान हाई कमीशन के पास एक्शन है। यहां हमारे सहयोगी जतिन शर्मा पहुंचे, उनकी रिपोर्ट जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये पाकिस्तान हाई कमीशन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उसके ठीक बाहर ये जो फुटपाथ का एरिया बोल लीजिए, यह एक बड़ा सा स्ट्रेच है जो कि रोड को कनेक्ट करता है। इस रोड पर आप देखेंगे कि कल देर रात एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन एक तरीके से अवैध रूप से किया गया था, उस कंस्ट्रक्शन को पूरे तरीके से हटाया है। ये पूरी पाकिस्तान एम्बेसी की वॉल है, देखिए इस वॉल से सटा हुआ जो आगे का पूरा सेक्शन है, वहाँ पर भी इसी तरीके का कंस्ट्रक्शन था जिसको कल बुलडोजर करके हटाया गया है। हालांकि इसके पीछे एक
एक वजह यह भी बताई जा रही है कि इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के बाहर जो पार्किंग पोल था वो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने हटाया, उसी का एक तरीके से बदला कह लीजिए या उसी का एक रुख जो दिल्ली में देखने को मिला। लेकिन दर्शकों, मैं आपको आज दोनों वजह बताऊंगा। एक तरफ पाकिस्तान की तैयारी तो मैंने बताई, भारतीय सेना भी तैयार है, लेकिन पाकिस्तान सर्जियो गोर अमेरिकी राजदूत के बयान के बाद बड़ा परेशान हो गया है। ये देखिए आप, सर्जियो गोर कश्मीर में शिकारा चला रहे हैं और वहां पीओके में क्या हो रहा है ये दुनिया जानती है। पीओके को लेकर भारत पाक में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। इस बार कश्मीर के विवाद में अमेरिका की एंट्री हुई। अमेरिकी राजदूत ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बता दिया। सर्जियो गोर का बयान छोटा था, लेकिन इसका असर बड़ा हुआ है दर्शकों। पाकिस्तान तुरंत बौखला गया और अमेरिकी राजनयिक को तलब करके विरोध जताया और कहा सार्वजनिक बयानों में कश्मीर पर ध्यान रखा जाए। हालांकि अमेरिका अपने बयान पर अडिग है और भारत के साथ है, लेकिन सर्जियो गोर के इस बयान से चीन को भी मिर्ची लग गई है। दरअसल कश्मीर पर अमेरिका का जो स्टैंड है वो चीन से भी जुड़ता है दर्शकों। कैसे ही आपको समझाता हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का सवाल सिर्फ पीओके तक सीमित नहीं है। अक्साई चीन और वहां चीन की मौजूदगी भी इसी बड़े विवाद का हिस्सा है। यही वजह है कि कश्मीर के मुद्दे पर चीन का झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहता है। इधर दर्शकों, जले पर नमक छिड़का है हमने। पीओके में तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर पहुंचा दिया। एक्शन भी जबरदस्त हुआ। यहां बैरिकेड, फेंसिंग और वीजा सेक्शन के पास जो ढांचा था वो अवैध था। साथ ही वीजा सेक्शन के काउंटर को भी बुलडोजर से हटाया गया और ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली में पाक दूतावास के खिलाफ एक्शन हुआ है, जो इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के पास हुई कार्रवाई का करारा जवाब है दर्शकों। और ये पूरा जो घटनाक्रम चल रहा है दर्शकों, ये पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सुनिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस पर क्या कहते हैं। हम तो किसी को छेड़ते नहीं, जो छेड़ता उसे छोड़ते नहीं। पाकिस्तान को मालूम है ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह गृह मंत्री हैं। हमें तो डर था कहीं कांग्रेस पार्टी वहां धरना देने ना पहुंच जाए। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान को हम तो करारा जवाब दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वहां पर अत्याचार कर रहा है, यह भी दुनिया को दिखाना बहुत जरूरी है। आपको दिखाते हैं दर्शकों, पीओके से बलूचिस्तान तक मुनीर की फौज हवाई फायर कर रही है, बम बरसा रही है और वहां पर दहशत है। दिखाइए जरा कैसे धमाके वहां पर हो रहे हैं। अब दर्शकों आपको बताऊं, पीओके में तो विरोध और ज्यादा तेज हो गया है सर्जियो गोर के बयान के बाद। सुनवाइए जरा इसे। गोलियों की, हम तुम्हारी गोलियों से नहीं डरते हैं और जब अगर तुम गोलियों की हुक्मरानी चाहते हो तो फिर अवाम भी गोलियां गठरी करेगी इंशाल्लाह ताला। अवाम भी करेगी इंशाल्लाह ताला। फिर वही कानून होगा जो आप चाहेंगे, मैं इसलिए कहना चाहता हूं इनसे, बिल्कुल तहम्मुल के साथ इनको ये बात कहना चाहता हूं, कि इस मसले का सियासी हल है, ये भेड़ बकरियां नहीं है, 21वीं सदी है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये आतंकी हैं दर्शकों, और इनकी असलियत दुनिया को बताना बहुत जरूरी है। ये कहेंगे कि हम तो दिल के साफ हैं, हम तो पाक साफ हैं, लेकिन इनकी असलियत क्या है, ये कितनी गंदगी लेकर चल रहे हैं अपने दिमाग में। सुनवाइए जरा इसे। यही आपस सईद ने कुर्बानी दी, आज वो जेल में है, मगर ये पाकिस्तान का पहला कैदी होगा जिसकी गवाही देने वाला कोई नहीं था, मगर उसको सजा दी सिर्फ इस वजह से उसने 10,000 बच्चा कश्मीर के लिए मातरे वतन की कुर्बानी के लिए पेश किया, मगर उसको सजा देके बनारसी ठगों ने अंदर रखा हुआ है, मगर वो आज भी चुप है। ना कोई रिक्शा चलाया, ना कोई दरख्त काटा, ना किसी की दुकान का शटर तोड़ा। कितने ये कमांडो लड़के हैं, मगर आज तक इन्होंने मुल्क की चिड़िया भी नहीं मारी।
ये खुलेआम कहते हैं दर्शकों कि हमने इतने लोगों को भेजा, यहां भेजा, वहां भेजा। ये भारत के खिलाफ साजिश रचते रहेंगे और हम भी इन्हें सबक सिखाते रहेंगे। लेकिन ये मुल्ला मुनीर दर्शकों अब एक कदम आगे बढ़ गया है। ये और ज्यादा घातक बनने के लिए परमाणु का बटन अपने हाथ में लेना चाहता है। असीम मुनीर पाकिस्तान का शक्तिशाली शख्स बन गया है। शहबाज की कैबिनेट में 2 बड़े कानूनों को मंजूरी दी गई है दर्शकों। इसके बाद मुनीर तीनों सेनाओं का आधिकारिक प्रमुख बन गया है। साथ ही पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड भी अब मुनीर के हाथों में आ गया है। यह बदलाव पाकिस्तान में सैन्य कमांड में पुनर्गठन का हिस्सा है। 27वें संवैधानिक संशोधन के बाद CJCSC का पद खत्म हो गया था और इसकी जगह CDF के नेतृत्व में सैन्य कमांड व्यवस्था विकसित की गई है। यह पाकिस्तान में हुआ है दर्शकों, जिसके तहत पाकिस्तान की तीनों सेना को CDF कंट्रोल करेगा। यानी तीनों सेना को अब मुनीर अपने हाथ की कठपुतली बनाएगा, जैसे उसकी कठपुतली शहबाज और जरदारी है। साथ ही पहले परमाणु कमांड में CJCSC की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इनकी भूमिका है, वो पद अब खत्म हो चुका है, उसकी जगह CDF लाया गया है दर्शकों। यानी मुनीर टॉप सैन्य कमांडर है जिसका परमाणु पर कंट्रोल होगा और इसी वजह से POK से बलूचिस्तान तक मुनीर दहशत फैला रहा है। अब वो प्रधानमंत्री शहबाज को भी पार कर चुका है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान की आवाम को झेलना पड़ेगा दर्शकों। मुनीर सेना का इस्तेमाल POK और बलूची आवाम के खिलाफ कर रहा है। साथ ही चीन तुर्की के साथ मिलकर बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। और आपको बताऊं, अगर ऐसा हो रहा है तो आप मानकर चलिए ये मुल्ला मुनीर के हाथ में परमाणु आना बंदर के हाथ में उस तरह आना जैसा है। सुनिए जरा। पाकिस्तान ने अपने संविधान का 27वां संशोधन पास कर दिया है, जिसके मुताबिक अब जो मुल्ला मुनीर है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। उनको इम्यूनिटी होगी किसी भी लीगल एक्शन के खिलाफ, उनको और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। और जो न्यूक्लियर बटन है अब उसका कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर की बजाय चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तरफ शिफ्ट हो गया है। मुनीर पहले ही ये कह चुके हैं कि अगर हमारे खिलाफ कुछ हुआ तो हम आधी दुनिया को डुबो देंगे। यानी कि अब हिंदुस्तान उनके इंटरनल अफेयर में तो दखलंदाजी कर नहीं सकता, लेकिन इतना करना चाहिए कि अपनी न्यूक्लियर इंटेलिजेंस, यानी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ हैं, कब इस्तेमाल हो सकते हैं, उसके ऊपर गहरी नजर रखनी होगी। हिंदुस्तान की चुनौतियां कुछ और बढ़ गई हैं। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और लेकर चलता हूं आपको उत्तर प्रदेश। आपने जेनजी तो बड़ा सुना है, जेनजी का आंदोलन भी सुना है, लेकिन यूपी में जेन अल्फा के आंदोलन की बड़ी चर्चा है और इस पर सियासत भी होने लगी है। कैसे दर्शकों ये आपको आगे बताऊंगा। पहले तस्वीर दिखाइए जेन अल्फा की। ये महोबा से तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, जहां जेन अल्फा, इसको टाइपों को हटाइए जरा, मूव कीजिए जरा इसे। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, महोबा में छात्र छात्राओं के साथ जो पुलिस वाले थे, हालांकि बल प्रयोग नहीं हुआ लेकिन उन्हें उठाकर भगा दिया गया। अब इस पर सियासत हो रही है। पहले आपको ये तस्वीर दिखाता हूं, दिखाइए जरा इसे फुल फ्रेम। अब दर्शकों मैं आपको कन्नौज की तस्वीर दिखाता हूं। कन्नौज में भी कुछ यही हुआ। स्कूली छात्र सड़कों पर आ गए और प्रिंसिपल को हटाने की मांग करने लगे। जरा दिखाइए इस तस्वीर को, एम्बियंस सुनाइए इसका। अच्छा, इंचार्ज प्रधानाध्यापक है, इनकी गाड़ी को छात्रों ने यहाँ पर घेर रखा है और जोरदार तरीके से नारेबाजी और प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। अच्छा, कंप्यूटर विज्ञान के टीचर है वो गणित के। लेकिन दर्शकों हमीरपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जेन अल्फा के समर्थन में उनके माता पिता भी आ गए और उस दौरान क्या हुआ सुनवाइए जरा, एम्बियंस सुनाइए इनका। अगर इन नौनिहालों का भविष्य खराब होगा 2047 तक ये विकसित भारत कभी नहीं बन सकता। ये आवाज प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाई जाए। उनके लक्ष्य पे सपना कभी साकार नहीं हो पाएगा। जब ही साकार हो पाएगा जब 2047 तक ये देश, ये नौनिहालों का भविष्य बनेगा।
लेकिन दर्शकों, अलग अलग शहरों में एक प्रदर्शन होना सवाल भी खड़े करता है। आजमगढ़ में भी आप देखिए अलग अलग जगह पर प्रदर्शन किया गया। बच्चे आए, स्कूल में टीचर ना होने पर अपनी आवाज बुलंद की। सुनवाइए जरा इन्हें। लेकिन दर्शकों, इसे लेकर ऐसा लग रहा था कि कुछ होगा नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस पर गंभीर है और आपको बताऊं, बाकायदा आदेश दे दिया गया है कि अगर इतने सारे शहरों में एक साथ प्रिंसिपल टीचर की समस्या है तो इसका समाधान किया जाना चाहिए। लेकिन दर्शकों, आपको अगली तस्वीर दिखाऊं और बताऊं, सीएम के आदेश का असर भी होने लगा है। ये आप देखिए, महोबा में असर हुआ है। डीएम क्या कह रहे हैं, सुनवाइए जरा। मेरे जिले की समस्या और सोलर पैनल, एसी सब लगा है, उसको हमने हाईटेक लाइन में करवाया है। मुझे दुख इस बात का है कि अगर कोई भी समस्या थी, मेरे जिले की समस्या थी, तो बच्चियों को ये नौबत क्यों आई कि आपको सड़क पे जाम लगाना पड़ा, जबकि मैं ऑफिस में बैठी हूँ, कप्तान साहब ऑफिस में बैठे हैं। एक बार अगर कोई भी समस्या थी, और ये मैं सभी बच्चों से कह रही हूँ, बच्चों से भी, टीचर्स से भी, कोई भी अगर समस्या होती है तो उसका मैकेनिज्म ये होता है कि आप आकर पहले उस समस्या को रखो। यही तो हम लोग स्कूल में सीखते हैं, तो वो रखी जानी चाहिए रादर देन सड़क हम जाम करते। लेकिन दर्शकों, इतने सारे शहरों में प्रदर्शन होना और इस पर एक्शन भी हो रहा है, लेकिन सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि हर मसले पर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाएगी, क्योंकि इस बार चुनाव करीब है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में जैन अल्फा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। महोबा से कन्नौज, आजमगढ़ तक छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरकर आवाज उठाने लगे। अच्छी सड़क, टीचर और बुनियादी सुविधाओं की मांग होने लगी और जोरदार तरीके से नारेबाजी और प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। अच्छा, जैन अल्फा के आंदोलन को लेकर अखिलेश ने यूपी सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। कहा, छात्रों के प्रदर्शन से बीजेपी अब घबरा गई है। जब से बच्चों ने लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना शुरू किया है, बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। ये सरकार जाने वाली है। छात्रों के आंदोलन को लेकर सीएम योगी भी एक्शन में आए। योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया, सभी मांगों पर तुरंत एक्शन लिया जाए, बच्चों से संवाद कर समाधान निकाला जाए, किसी भी तरह का बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, जब जब बच्चों की बात आती है, तब तब सरकारों को लगता है और विपक्ष को लगता है कि हम इस मुद्दे को हथिया लें। और यूपी में भी इस बार कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ आप देखिए, योगी आदित्यनाथ बच्चों के संग सेल्फी ले रहे हैं और इधर अखिलेश सोशल मीडिया पोस्ट कर सवाल उठा रहे हैं। यूपी में जैन अल्फा ने हाल ही में आंदोलन किया और सड़क पर टीचर, पढ़ाई की सुविधाओं को लेकर मांग उठाई। जैन अल्फा आंदोलन पर अब अखिलेश यादव ने नजर गड़ाई और सरकार को घेरा। कहा, बच्चों के आंदोलन से बीजेपी घबरा गई है, हजारों स्कूल बंद करने वाली ये सरकार अब जाने वाली है। जैन अल्फा के आंदोलन पर सीएम योगी तुरंत एक्शन में आ गए। दर्शकों, शिक्षण संस्थानों में अव्यवस्था पर सीएम योगी ने नाराजगी जाहिर की। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है, छात्रों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर छात्रों से बातचीत करें, संवाद करें, उनकी समस्याओं को मौके पर ही खत्म करके संतुष्ट किया जाए। बच्चों पर किसी भी स्थिति में बल का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। सीएम के निर्देश पर एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया गया है। दर्शकों, इसमें छात्रों के आंदोलन पर अधिकारियों को विशेष नजर रखने की हिदायत दी गई है। लाठी डंडे की बजाय संवाद से समाधान निकालना होगा और कोई ग्रुप या व्यक्ति छात्रों को अगर गुमराह करता है तो ऐसे लोगों पर भी प्रशासन को पूरी नजर रखनी होगी। जरूरत पड़े तो छात्र छात्राओं की काउंसलिंग भी की जाए। इसको लेकर क्या कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। ये सरकार जो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की है, ये एसओपी बहुत बनाती है। नई एसओपी आ गई है कि बच्चे जो जैन अल्फा आंदोलन कर रहे हैं, स्कूलों के संचालन की एसओपी। तो ये सिर्फ एसओपी क्या होता है, कागजों में मीटिंग का एक तरीका है। दरअसल कोई भी चीज ऐसी नहीं है
जो बदलाव हो रहा है, सारी चीजें वैसी की वैसी हैं, बद से बदतर होती जा रही हैं। ये फैशन बन गया है कि बच्चों को आगे करके उनके नाम पर आंदोलन किया जाए और मीडिया में उससे सुर्खियां बटोरी जाए। इससे कई लोग अपने हित साधने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा उदाहरण हमने कन्नौज में देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस संदर्भ में निर्देश दिए हैं कि जहां कहीं भी विद्यालयों में किसी तरह की विसंगतियां हैं, समस्याएं हैं, तो उनका समाधान हो, बच्चों की बात सुनी जाए, उनके साथ संवाद किया जाए। लेकिन अगर कोई बच्चों का उपयोग करके, दुरुपयोग करके, अगर आंदोलन खड़ा करके कोई हित साधने की कोशिश हो रही हो, तो ऐसे मामले में भी कठोरता से कार्रवाई की जाए। लेकिन दर्शकों, कुछ लोग हैं जो किसी भी जनरेशन का, चाहे वो अल्फा हो, जी हो, मिलेनियल्स हो, इनका नाम लेकर अलग अलग तरह के फायदे उठाना चाहते हैं। और मैं आपको बताता हूं, कुछ लोग तो ऐसे हो गए हैं जो अपने आप को जेनजी बताने लगते हैं। ये महिला आपने देखी होंगी। पहले जरा इनको सुनवाइए, इन्होंने क्या कहा था उस दौरान, सुनवाइए जरा। बिल्कुल आप तो मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो कैसे रोकेंगे? 5 घंटे मगर निकालो सब लोग गाड़ियों, चलो। वो कश्मीर एयरपोर्ट पे नहीं उतरे। हम नहीं जाएंगे, किसी को जाने भी नहीं देंगे। हम लोग पैसे देके घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला। लेकिन दर्शकों, आज इनका एक और वीडियो सामने आई, आप देखिए। ये यहाँ पर सेना के अधिकारी से भी बहस करती हैं। इसको सुनवाइए जरा। हमें यहाँ से जाकर बात करना नहीं, हमें यहाँ से नहीं हिलेंगे, यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। आपको जो समझ पूरा पब्लिक को उकसाया यहाँ। मैंने उकसाया, आपने उकसाया पब्लिक को पूरा। हाँ, मैं ठीक है, सिर्फ 2 महीने के बच्चे बैठे हैं गाड़ी में, आप उनका तो पेशेंट भी है, आप उनको नहीं रोक रहे हो। छोड़ दीजिए, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए, अब जाएंगे तो सारे जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। हम लोग यहीं बैठ जाएंगे, मिट्टी में ही बैठेंगे सब। हम नहीं मार सकते। आपका जो भी हुआ था, मैंने उसकी वीडियो बनाई। अगर पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना, मेरा नाम बदल देना। लेकिन दर्शकों, ये जेनजी अपने आप को बता रहे हैं। इन पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, ये जेनजी जो हैं, ये थोड़ी देर बाद वही भाषा बोलते ने कि जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है। यही इनकी असलियत है दर्शकों, और इसे ही आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो महिला अपने आप को जेनजी बता रही है, जेनजी वो बच्चे होते हैं जो 1997 के बाद पैदा हुए हैं दर्शकों। 2011 के बाद जेन अल्फा शुरू होती है। लेकिन आज दर्शकों, लद्दाख के करगिल जिले में ये महिला पहुंची थी। इसका वीडियो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना मिनी मार्ग के चेक पॉइंट की है दर्शकों। हमने डिटेल जुटाई। यहां सड़क पर कुछ समय के लिए बंद किया गया था, जिससे काफी ज्यादा इस महिला ने अपने वीडियो में बोला है और दिखाया है। ये अपने आप को जेनजी बताती है और जवानों के साथ बहस करती है। महिला ने कहा, हम जेनजी हैं और हम ये बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि महिला को जेनजी के नाम पर जो ये हंगामा कर रही थी, सेना के अधिकारी रोकते हैं, वहां कुछ लोग रोकते हैं, तो ये उनसे बहस करती है, गाली गलौज करती है। लेकिन सेना के अधिकारी शांति के साथ महिला के सामने खड़े रहते हैं और समझाते हैं। अधिकारी महिला को समझाने की कोशिश करते हैं बार बार, लेकिन ये महिला उनकी कोई बात नहीं मानती। आप देखिए, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, लेकिन ये महिला तो मानने को तैयार नहीं थी। इसके सर पर तो जेनजी का भूत सवार था। अब तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, महिला ने सेना के अधिकारियों के साथ बदसलूकी की है, ये आप देख सकते हैं। महिला ने पहले जवानों के साथ गाली गलौज की। जब सेना के अधिकारियों से महिला बात करती है तो महिला को और गुस्सा आ जाता है। वो गुस्सा दिखाने लगती है। वो कहती है, ये मामला मैं पार्लियामेंट तक ले जाऊंगी, मैं टैक्स देती हूं। और उसके बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों आपको बताऊं, सेना के पूर्व अधिकारियों ने महिला के व्यवहार पर सवाल उठाया। कहा, टैक्स तो सेना के जवान भी देते हैं, आप अकेले तो है नहीं, अधिकारी भी देते हैं। जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी टैक्स देते हैं। सुनिए जरा वहां क्या हुआ। ये लोग सिर्फ 2 महीने के बच्चे बैठे हैं गाड़ी में, आप उनका तो पेशेंट भी है, आप उनको नहीं रोक रहे हो। छोड़ दीजिए, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए, अब जाएंगे तो सारे जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। सिर्फ 2 महीने। अब सेना के साथ बदसलूकी करने वाली महिला की जानकारी सामने आ गई है दर्शकों। दावा किया जा रहा है कि महिला दिल्ली की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ की रहने वाली है। महिला जो खुद को जेनजी बता रही थी दर्शकों,
आपको बताऊं ये कोई जेनजी नहीं है। इसकी उम्र 40 से 42 साल बताई गई है। महिला का नाम श्रुति भड़ाना है और यूपी के हापुड़ के रहने वाली है। अंग्रेजी का ट्यूशन पढ़ाने का ये काम करती हैं। टैक्स से जवानों को सैलरी देने वाला बयान इन्होंने दिया। आपको यह भी बताएं कि श्रुति भड़ाना ने आज तक कभी ITR नहीं भरा, दाखिल नहीं किया, और ये वहां पर गुण गा रही थी कि हम टैक्स देते हैं। अब आपको बताऊं, करगिल जम्मू कश्मीर के कई संवेदनशील इलाके हैं जहां सुरक्षा की वजह से कई बार रास्ते बंद होते हैं, और ये हम सभी को समझना होगा। ये जो अपने आप को जेनजी बता रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने सेना के साथ बदसलूकी की, सोशल मीडिया पर भी लोग इनकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन सेना के लोगों ने दर्शकों वहां पर जाकर लोगों को समझाया है। वहां की तस्वीर देखिए। यहाँ पे तेज बारिश हो रही है, लेकिन ऊपर जहाँ पे है वहाँ पे बहुत तेज स्नोफॉल हो रहा है। ओके, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। जब एरिया सेफ होगा, थैंक यू, जब एरिया सेफ होगा तभी हम आपको ऊपर भेजेंगे। ओके, अगर छोटी छोटी बातें अगर समझ आ जाएंगी तो इस देश में कभी विवाद नहीं होगा। बहरहाल दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में विवाद के मुद्दे कम नहीं है। अब वंदे मातरम पर विवाद ऐसा बढ़ा जो कांग्रेस पार्टी के लिए गले की फांस बन गया है। ना निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। पहली तस्वीर आपको बताते हैं। वंदे मातरम विवाद के बीच केंद्र सरकार ने, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने हमला बोला है। राष्ट्रगीत का अपमान किया जा रहा है, यह पाप है, और गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए जरा इसे। आज आपको बताया, वंदे मातरम विवाद के बीच गृह मंत्री ने तमिलनाडु से हमला बोला है, और यह हमला कांग्रेस पार्टी पर है, क्योंकि अगर राष्ट्रगीत का अपमान किया जाएगा तो उस पर जवाब देना पड़ेगा जनता को। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊं कांग्रेस ने किया क्या है। कांग्रेस ने CWC की बैठक में यह फैसला किया कि हम राष्ट्रगीत के 2 ही छंद गाएंगे, आगे वाले छंद नहीं गाएंगे जो मुस्लिम लीग के कहने पर बैन किए गए थे इस देश में। और यही सबसे बड़ा सवाल है दर्शकों, क्या कांग्रेस पार्टी वही मुस्लिम लीग की विचारधारा पर चलना चाहती है? क्योंकि रेवंत रेड्डी का वो बयान आपको याद होगा जिसमें वो कहते हैं कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों से भी ज्यादा पक्की और विकृत माओवादी हो गई है, और मुस्लिम लीग से ज्यादा कट्टर वो मुस्लिम लीगी बन गई है। जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गया, जो जवाहरलाल नेहरू गए थे वही गा। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन ऑफ मोस्ट लीडरशिप ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइडेड दैट। कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। कांग्रेस की देशभक्ति का बुलबुला बहुत जल्द फूट गया। मोदी सरकार के 12 साल के शासन में 130 साल पुरानी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि वो देश और संविधान से ऊपर है, वो देश का कानून नहीं मानेगी, राष्ट्रगीत नहीं गाएगी। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद सरकार ने ऐलान जंग का आगाज कर दिया है। कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। तो सवाल ये कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? कांग्रेस देश में एक और बंटवारे का बीज क्यों बो रही है? आखिर कांग्रेस को मोहम्मद अली जिन्ना इतना पसंद क्यों है, जिन्होंने इस गीत के जरिए देश के विभाजन का बीज बोया और बंटवारा कराया? सवाल यह कि 15 अगस्त को कांग्रेस ने पूरा गीत गाने का फैसला कर लिया था। ऐसे में अचानक सोनिया के दबाव में पार्टी ने देश के खिलाफ इतना बड़ा फैसला क्यों कर लिया?
क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के दिन सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत को बीच में रोकने की कोशिश की। आजादी के बाद देश के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ और इसलिए सोनिया पर सवाल उठने लगे। देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सवालों में आ गई। जो सोनिया गांधी शादी के 15 साल तक भारत की नागरिकता नहीं ली, उस सोनिया गांधी को क्या भारत से प्रेम होगा? ये भारत को तोड़ने की साजिश है। ये कांग्रेस, मुस्लिम लीग की कांग्रेस, ठीक ही कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है? आप ये बताइए, राष्ट्रगीत गाने में क्या दिक्कत है? वो 2 छंद हो, 4 छंद हो, उसमें तो देश का गुणगान है। और आप अगर 3-3.5 मिनट तक पूरा नहीं गा सकते तो आप क्या देशभक्ति की बात करेंगे? बीजेपी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है दर्शकों। पार्टी ने कांग्रेस की देशभक्ति पर ही सवाल उठाए। पार्टी ने कहा कांग्रेस जिन्ना की नीतियों पर चल रही है, जिन्होंने 2 राष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर देश का बंटवारा कराया। जिन्ना और कांग्रेस की नीतियों की वजह से पाकिस्तान देश बना। मुस्लिम लीग नेता जिन्ना ने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान देश बनाया और कांग्रेस पर यह हमला खुद गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। कहा कांग्रेस का राष्ट्रगीत विरोधी फैसला हैरान करने वाला है। वंदे मातरम पूरा ना गाने का उसका फैसला देश विरोधी है। कांग्रेस ने 1937 में दर्शकों वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए ताकि मुसलमानों को खुश किया जा सके। उस दौरान नतीजा यह हुआ कि देश का विभाजन हो गया। शाह का यह बयान कांग्रेस के उस ऐलान के बाद आया जिसमें कांग्रेस ने वंदे मातरम को ना गाने का ऐलान किया है। पार्टी ने कहा कि वो इसके केवल 2 पैरा गाएगी, 4 नहीं गाएगी। अब दर्शकों सवाल ये, आप खुद सोचिए जरा, मैं अगर 3-3.5 मिनट तक देश की वंदना करूंगा तो इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई परहेज है? नहीं। सुनिए कांग्रेस पार्टी आखिर परहेज क्यों करती है। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधारकर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आज विदेशी ताकतें कांग्रेस पे हावी है। कांग्रेस कभी आंदोलन के नाम से जानी जाती थी और आज विदेशी ताकतें उस पे कायम है। अगर सोनिया गांधी को वंदे मातरम से परहेज है, गुरेज है, तो निश्चित रूप से उसको होना चाहिए। आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए था, महात्मा गांधी ने ही कहा। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी चलती रही, तो खत्म होने वाली पार्टी चलेगी तो कभी भी भारत के साथ नहीं रहेगी। वो हमेशा भारत के विरोधी ही काम करेगी। वंदे मातरम से उनको देश राष्ट्रभक्ति से, राष्ट्र के लोगों से, हर लोगों से आपत्ति है और आपत्ति रहेगी, वो कभी मिटेगा नहीं। इसीलिए तो आज मिट गए। कांग्रेस शुरू से ही बंटवारे की राजनीति करती है और देशभक्ति उनके ब्लड में है ही नहीं। वो जिस देश में रहते जरूर हैं वो, लेकिन राष्ट्र का शुरू से विरोध करते हैं, समाज को बांटते हैं और राष्ट्र को भी बांटने का काम करते हैं वो। देखिए, कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य का विषय है। वंदे मातरम नहीं गाएंगे, कल कहेंगे हम जनगण मन नहीं गाएंगे। तो कांग्रेस तो हमेशा भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, टॉप मोस्ट लीडरशिप ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइडेड दैट
whatever the decision they took, we will abide that decisions. ये कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध नहीं कर रहा, ये कांग्रेस भारत का विरोध कर रहा, क्योंकि ये कांग्रेस गांधी जी का कांग्रेस नहीं है, ये सोनिया गांधी का कांग्रेस है, राहुल गांधी का कांग्रेस है। भारत के अंदर क्या मुसलमान को रहने का इख्तियार नहीं है? क्या मुझे इबादत करने की से मनाही होगी? क्या आजाद भारत के अंदर ये संख्या बल के आधार के ऊपर संविधान को रौंद देंगे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान के तहत अधिकार दिए, उन अधिकारों को रौंद देंगे? कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है, और उसके साथ अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है। हमें सिखाएंगे कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है और राष्ट्रगीत क्या होता है, राष्ट्रगान क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी के 20, 30, 40, 50 नेताओं के नाम मैं बता सकता हूँ जिन्होंने समय समय पर देशभक्ति का तो नाम लिया, राष्ट्रवाद का नाम लिया, हमसे बड़े राष्ट्रभक्त कोई नहीं उसका नाम लिया, पर उन्होंने राष्ट्र के साथ धोखा किया। आम नागरिक को देश के संविधान के खिलाफ भड़काना, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ भड़काना और जो सिचुएशन पैदा करना कि देश फिर से विभाजन के कगार पर पहुंच जाए, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, बौद्ध सिख ईसाई के नाम पर हो जाए, इसको लेकिन दर्शकों बड़ी बात क्या है, आज कांग्रेस पार्टी का एक और राज छिपा हुआ था अंदर। फाइलें जब खंगाली दर्शकों तो वो सामने आ गया। पहले तो आप ये देखिए, मैंने अभी बताया था ना आप कि वही तस्वीर हमारी टीम ने आपके लिए निकाली। इसमें इसको जरा सुनाइए और रखिए स्क्रीन पर, सुनाइए। कांग्रेस भाई कल मैं रहमत नगर में भाषण दे रहे थे, मैं बोलने का मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, सुना आपने दर्शकों का मतलब रेवंता रेड्डी कहते हैं कि मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान। अब मैंने आपको ये तस्वीर क्यों दिखाई, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उसका कारण है दर्शकों, ये एक लेटर निकला है जवाहरलाल नेहरू का। दर्शकों ये लेटर नेहरू जी ने जिन्ना के नाम लिखा था और इस लेटर में कई ऐसी आपत्तिजनक भाषाएं, कई बातें वंदे मातरम गीत के संबंध में कांग्रेस द्वारा कभी भी किसी औपचारिक कार्यक्रम में दर्शकों ये बाकायदा लेटर में लिखा है, राष्ट्रगान को नहीं अपनाया गया है। अब दर्शकों जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, कांग्रेस की सच्चाई सामने आई। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। 26 जनवरी 2026 ये गणतंत्र दिवस परेड में दर्शकों संस्कृति विभाग की झांकी थी और इसे मुख्य परेड में शामिल किया गया था। तभी यह तय हो गया था कि वंदे मातरम के सारे छंद भारत के लिए हैं, भारत की जमीन के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, इस देश के लिए, इस देश के हर नागरिक के लिए दर्शकों। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ हद पार कर दी है, सब कुछ त्याग दिया। दरअसल 1937 में कांग्रेस ने राष्ट्रगीत के 2 टुकड़े किए थे दर्शकों। पार्टी ने कोलकाता बैठक में केवल 2 पैरा छंद गाने का फैसला किया। कांग्रेस पार्टी ने आगे के 4 पैरा को अपनाने से साफ इनकार किया। ये पूरा वंदे मातरम आप देखिए, क्योंकि आखिर के 4 पैरा में धार्मिक और देवी देवताओं से जुड़े हुए छंद हैं। तुम्ही दुर्गा, तुम्ही मम, ये सब लिखा हुआ है दर्शकों। इनमें धार्मिक प्रतीकों, कल्पनाओं और रूपक का भी इस्तेमाल किया गया था। वंदे मातरम में हिंदू देवी देवताओं के जिक्र को लेकर मुस्लिम लीग बड़ी चिढ़ गई, आपत्ति होने लगी और कांग्रेस ने मोहम्मद अली जिन्ना को खुश करने के लिए ऐसा फैसला लिया दर्शकों। ये इतिहास है। इस फैसले के बाद बाकायदा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना को चिट्ठी लिखकर इस बात की जानकारी भी दी। नेहरू जी की इन्हीं नीतियों की वजह से जिन्ना की डिमांड बढ़ती चली गई। जिन्ना ने कहा मजहब के आधार पर 2 राष्ट्र का सिद्धांत होना चाहिए और उसे बल दिया, जिसके बाद जिन्ना ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करवा दिया दर्शकों। और कांग्रेस आज भी वंदे मातरम के उन्हीं 2 पैरा को गाने पर अड़ी हुई है जो नेहरू जी ने जिन्ना से कहा था, क्योंकि उसे लगता है कि इससे मुसलमानों को खुश किया जा सकता है। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का यह फैसला उसे मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि अब प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशन ऑनर अमेंडमेंट कानून बन चुका है। और आपको बताएं, नरेंद्र मोदी सरकार ने इस कानून को इसी 11 अगस्त को देश भर में लागू किया। इस कानून में 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। और आपको बताऊं, इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी फंस गई है। सुनिए जरा।
अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके राष्ट्रगीत के गायन में या गायन कर रही सभा के बीच में व्यवधान डालता है तो उसे 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, और अगर वो यही काम जानबूझकर दूसरी बार करता है तो सेक्शन 3A के तहत उसे अतिरिक्त 1 साल तक की सजा और मिल सकती है। लेकिन इशारा करना, चुप रहना या उसका गायन का गान ना करना, ये किसी भी तरीके से अपराध की श्रेणी में नहीं है। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डबल मर्डर से सनसनी मच गई, और यह मर्डर भी दर्शकों हाई प्रोफाइल है। आइए आपको बताएं, इस मर्डर से ऐसी सनसनी मची कि समझ नहीं आया कि आखिर एक पति ने अपनी पत्नी को गोली क्यों मारी। आपको पहली तस्वीर दिखाते हैं, दिखाइए जरा। ये आप देखिए, डबल मर्डर और सुसाइड का मामला सामने आया दर्शकों। ये आपको दिखा रहा हूं मैं, दिखाइए जरा कैसे वहां पर अफरा तफरी का माहौल रहा। दावा किया गया है दर्शकों, एसबीआई के बैंक मैनेजर ने आईसीआईसीआई बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर अपनी पत्नी को दिन दहाड़े गोली मार दी। दिखाइए जरा, ये वो जगह है जहां पर वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने क्राइम सीन को अपने कब्जे में लिया। यहां आप देखिए, पूरी तैयारी है पुलिस की टीम की, कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। एफएसएल की टीम का इंतजार भी किया गया। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि आखिर ये कौन है। ये आप देख रहे हैं, ये है मानस। इन्होंने अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा को दिन दहाड़े गोली मारी। लेकिन उस दौरान हुआ क्या था, चश्मदीद को सुनिए जरा, सुनवाइए। के हस्बैंड जो जहाँ पब्लिक बता रही है, तो हस्बैंड ने उनको हस्बैंड ने गोली मारी। किससे आए हुए थे, क्या जानते हैं? कार से थे, बाइक से थे? जो लोग बता रहे हैं वो कार से। उनके हस्बैंड जो जहाँ पब्लिक बता रही है, तो हस्बैंड ने उनको हस्बैंड ने गोली मारी। किससे आए हुए थे, क्या जानते हैं? कार से थे, बाइक से थे? जो लोग बता रहे हैं वो कार से। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊं, बाकायदा ये शख्स मर्डर करता है और उसके बाद स्टेटस लगाता है। ये स्टेटस आप देख रहे हैं, वो कह रहा है, टुडे आई किल्ड माय वाइफ एज शी चीटेड ऑन मी, नाउ आई हैव टू किल माई सेल्फ एंड माई सिस्टर। और इस बात की जानकारी प्रज्ञा और भरत को है। ये प्रज्ञा और भरत कौन है दर्शकों? हमने इसकी भी कुंडली खंगाली है। दिखाइए जरा अगली तस्वीर। ये कोई यूट्यूबर बताई जाती है दर्शकों। ये यूट्यूबर है और इसने बाकायदा पूरा पोस्ट लिख दिया। इसकी बहन की मृत्यु हुई है, ये है वो यूट्यूबर। इसकी बहन की मृत्यु हुई है और ये बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट कर रही है। अब इसकी भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। इसको भी अब जांच के दायरे में लाया जा सकता है दर्शकों। लेकिन वहां डबल मर्डर और सुसाइड के बाद क्या माहौल है, देखिए हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। आईसीआईसीआई बैंक में अपनी पत्नी को मारने के बाद मानस अपने घर आता है और घर आकर वह अपनी बहन की हत्या करता है और उसके बाद सुसाइड कर लेता है। आप देखिए, वो होसड़िया चौराहा है। पहले मैं लोकेशन की अगर बात करूं तो आप देखिए, ये शहीद पथ है जहां पर लिखा है बड़ा बड़ा शहीद पथ। लेकिन दर्शकों, सोचिए जरा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक पति अपनी पत्नी को मार देता है और उसके बाद अपनी बहन की भी हत्या कर देता है और फिर खुद को गोली मार लेता है। आइए मैं आपको बताता हूं। ये आप देखिए दर्शकों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ऐसा कत्लेआम मचा जो किसी भी खतरनाक क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी के ऑफिस के बाहर पहुंचकर उसे गोली मारी, फिर वो घर आया, अपनी बहन की हत्या की और फिर आत्महत्या कर ली। मानस वाजपेयी इसका नाम बताया गया है। पूरी वारदात को प्लानिंग इसी ने की और अंजाम दिया। गुरुवार दोपहर करीब 12:05 पर मानस कार से आईसीआई बैंक पहुंचा। फोन कर अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा को ऑफिस के बाहर बुलाकर इस तरह गोली मार दी। इसके करीब थोड़ी देर बाद 12:30 बजे के आसपास 2 किलोमीटर दूर वो अपने घर पर पहुंचा और उसने अपनी बहन शीबा को गोली मारकर मौत की घाट उतारा और थोड़ी देर बाद उसने खुद को भी गोली मारी और आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उसकी बहन मानसिक रूप से प्रताड़ित थी। पत्नी और बहन को मारने के बाद मानस ने खुद को गोली मार ली, आत्महत्या की। दिव्या और पति मानस के बीच काफी समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। पता यह भी गया कि दिव्या और मानस के बीच तलाक का केस भी चल रहा था। दिव्या की हत्या के बाद उसने व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया जिसमें हत्या की बात कबूली है। मानस ने स्टेटस में लिखा, आज मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है, उसने मेरे साथ धोखा किया था, अब मुझे खुद को और अपनी बहन को मारना है। सभी बातों के बारे में दिव्या की बहन प्रज्ञा और उसके पति भरत सब जानते हैं। मानस ने इस वारदात में 2 पिस्टल और 1 तमंचे का इस्तेमाल किया है।
आपको बताएं, पुलिस इस मामले में अलग अलग पहलू से जांच कर रही है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। इसको लेकर पुलिस की टीम क्या कहती है, सुनिए जरा। पारिवारिक मामला था जिसमें जो पति था उसको अपनी पत्नी से जो भी शिकायतें थी, जो भी विवाद उनका चल रहा था, चाहे पारिवारिक न्यायालय में चल रहा हो, चाहे जो परिवारजन द्वारा बताया गया कि वो कुछ समय जो पत्नी है वो मायके रहती थी, कुछ समय आ जाती थी, परंतु नवंबर 2025 से उनका यहाँ पर आना नहीं हुआ, वाद विवाद बढ़ता जा रहा था। तो इसी क्रम में और अपनी बहन का जो डिप्रेशन के बारे में परिवारजन वालों द्वारा बताया गया है, उसी क्रम में ये घटना घटित होना प्रथम दृष्टया सामने आया। वहाँ पे मौके पे जो लोग मौजूद थे, इनके द्वारा बताया गया था कि इनके पति के द्वारा ही गोली मारकर हत्या की गई है। थोड़ी ही देर बाद, इसी घटनाक्रम के थोड़ी ही देर बाद गोमतीनगर थाना क्षेत्र में हुजड़िया से एक आदमी के द्वारा अपनी बहन को गोली मारकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस घटना को जब अटेंड किया गया तो वहाँ पे वेरीफाई किया गया कि ये जो व्यक्ति है, इनका नाम मानव वाजपेयी है और ये जो पहले गोली लगी थी जिन महिला को, उनके ही हस्बैंड हैं और इन्होंने अपनी बहन को गोली मार के सुसाइड कर लिया है। उन्होंने 4-5 लोग मिलकर दरवाजे को तोड़ा। तोड़ने के बाद हम लोग जब अंदर एंट्री किए तो दोनों लोग मृत पड़े हुए थे और उनके सीने में पिस्टल पड़ी हुई थी और टीवी में हनुमान चालीसा चल रहा था। उसके बाद पुलिस को जानकारी दी और पुलिस उसके बाद कार्रवाई कर। मैं जा रहा था, ऑटो उधर से आई और उसके बाद में उसने 2 पिस्टल ले रखी थी। अब पता नहीं उसकी वाइफ की क्या था क्या नहीं था। उसने इनडायरेक्ट बात करते करते गोली चला दी और उसके बाद में जब वो भागने की कोशिश किया तो ब्रांच वाले जब निकले तो उसने ब्रांच वालों की तरफ गोली तानी तो वो लोग अंदर भागे। तो अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुत्तों का आतंक कितना बढ़ गया है दर्शकों, आए दिन खबरें आती हैं और अब खबर आई है दर्शकों उत्तराखंड से, जहां पर कुत्तों के आतंक की वजह से स्कूल नहीं खुल रहा है, बच्चे डिजिटल पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोरोना काल आ गया, स्कूल ही नहीं जा पा रहे। दिखाता हूं मैं आपको, दिखाइए जरा, ये उत्तराखंड की तस्वीर है दर्शकों, चमोली की। दिखाइए जरा, वहां पर वो जो सड़क है वहां पर कुत्तों का आतंक, सिर्फ वहां पर कुत्ते ही हैं और वो भी खूंखार, जो बच्चों पर हमला कर देते हैं। आवारा कुत्तों को अब पकड़ने की तैयारी है। अगली तस्वीर दिखाइए दर्शकों, ये आप देखिए दर्शकों, तस्वीर आप देख रहे हैं हरिद्वार की। ये ऐसे हमला कर रहे हैं कहीं भी आते जाते शख्स पर कि इनका खौफ बढ़ गया है। दिखाइए जरा इसे, बच्चों को देखो कैसा हो गया। ब्लॉक से बहुत खतरा हो गया बच्चों के लिए, कैसे स्कूल जाएं, बच्चों को देखो। चमोली में अब तक 11 लोग घायल हो गए और कुछ ऐसा ही हरिद्वार में हो रहा है। दिखाइए जरा इसे भी, दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। लेकिन दर्शकों आपको बताएं, कई जगह पर ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां पर आए दिन हमला हो रहा है और विशेष तौर पर चमोली में कुछ ऐसा ही हाल है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। दावा यह किया जा रहा है कि अब शिक्षा विभाग की तरफ से बाकायदा आदेश दिया गया है। लोग तो परेशान हैं, सड़कों पर रॉड लेकर चल रहे हैं, लेकिन स्कूल बंद कर दिए गए और 600 से ज्यादा बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन हो रही है। लेकिन दर्शकों मैं आपको एक तस्वीर आज दिखाता हूं, कितना खतरनाक है कुत्ते के काटने के बाद क्या होता है। वो बागपत में आप देखिए, बागपत में ये शख्स जो है, ये कुत्ते के काटने के बाद पागल हो गया और कुछ ही देर में इसकी मौत हो गई। 3 महीने बाद इसकी मौत हुई है क्योंकि इसने इंजेक्शन नहीं लगवाया था रेबीज का। ये कितना खतरनाक है ये आप देख रहे हैं। लेकिन दर्शकों आपको बताऊं, ये बहुत खतरनाक है क्योंकि जिस तरह से कुत्तों का आतंक शहर शहर बढ़ता जा रहा है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। कुछ ऐसा ही उत्तराखंड में हो रहा है दर्शकों बच्चों के साथ। लेपर्ड के बाद आवारा कुत्ते भी अब बच्चों की जान के दुश्मन बन गए। गुलदार के डर से स्कूल तो बंद होते थे, अब कुत्तों ने भी स्कूल बंद करा दिया है। ऐसा मामला उत्तराखंड में सामने आया दर्शकों, कुत्तों के डर से स्कूल की छुट्टी कर दी गई। पहाड़ों पर गुलदार और भालू के बाद अब कुत्तों का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कुत्तों के हमले में कई लोगों के घायल होने के बाद प्रशासन ने एक फैसला किया। चमोली के नारायणगढ़ में हिंसक कुत्तों के हमले से 11 लोग घायल हो गए, जिसके बाद बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए 10 स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इन स्कूलों के 600 से ज्यादा बच्चे अब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बताएं, चमोली कलेक्टर के निर्देश पर डीओ ने स्कूल में छुट्टी का आदेश जारी किया है। आदेश में 20 से 23 अगस्त तक 4 दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है। स्थानीय लोगों का दावा है कि पहले एक पागल कुत्ते ने अन्य कुत्तों को काटा
और उसके बाद पूरे इलाके में कई कुत्ते आक्रामक हो गए और हमला करने लगे। अब आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम बुलाई गई है। क्विक रिस्पांस टीम अलग अलग जगह पर आवारा कुत्तों को पकड़ने का काम कर रही है। क्यूआरटी की टीम और वन विभाग के 5, पशुपालन विभाग के 4 और तहसील के 4 कर्मचारी इसमें लगाए गए हैं। अब कुत्तों को जाल की मदद से पकड़ने के बाद उनका वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। इधर बागपत में कुत्ते के काटने से 3 महीने बाद एक शख्स की मौत हो गई। आपको बताएं, 35 साल के अनीश को करीब 3 महीने पहले कुत्ते ने काट लिया था। अनीश ने इसे हल्के में लिया, एंटी रेबीज का टीका नहीं लगवाया। हालात बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया दर्शकों, जहां उसकी जान नहीं बची और उसकी मौत हो गई। अब सोचिए जरा यह कितना खतरनाक होता है। अगर बच्चों को काट लिया तो क्या होगा? सुनिए प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं। आवारा कुत्तों की घटनाएं काफ़ी बड़ी हैं और ये संज्ञान में आया कि इसमें से 1 या 2 कुत्ते हैं जो रेबीज से संक्रमित हैं और बच्चों की आक्रमण कर रहे हैं, अन्य कुत्तों पर भी आक्रमण कर रहे हैं, मवेशियों पर भी कर रहे हैं, बच्चों पर भी हमले कर रहे थे। तो उसको देखते हुए उनको पकड़ने के लिए वहाँ पर पशुपालन, वन विभाग, आपदा विभाग, DDR इन सभी को वहाँ पर लगाया गया है। दर्शकों, ये बहुत खतरनाक है और अगर किसी को कभी कोई कुत्ता काट भी लेता है तो रेबीज का इंजेक्शन जरूर लगवाइए, तभी आप ठीक होंगे। 12 खबरों में आगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है दर्शकों हमने ऋग्वेद से। जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता है। जीवन में बदलाव हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हर सुख दुख एक शिक्षक की तरह काम करता है। यह इंसान को अंदर से मजबूत और समझदार बनाता है। ये कठिन समय में धैर्य रखना सिखाता है और अच्छे समय में विनम्र बने रहने की शक्ति देता है। जो व्यक्ति इन बदलावों को धारण कर लेता है वो मुश्किल समय में भी विचलित नहीं होता। यही गुण उस मनुष्य को दूसरों से श्रेष्ठ बनाता है। इसका आपको ख्याल रखना है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो गए। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।